तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर्स के ऊपर। तो ये बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स होते हैं। मैथमेटिकल टूल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। जो स्केलर होता है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जो वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, उसमें डायरेक्शन भी होता है। जैसे मैंने बोला 5 सेकेंड। अब कभी ये नहीं सुना होगा 5 सेकेंड ईस्ट 5 सेकेंड नॉर्थ, लेकिन ऐसा सुना होगा 5 न्यूटन नॉर्थ 5 न्यूटन ईस्ट। तो ये फोर्स वेक्टर होता है, ये बेसिक बेसिक होता है। तो ये मैंने पूरी फिजिक्स में जहाँ जहाँ भी स्केलर आता है, जहाँ जहाँ भी वेक्टर आता है, वो मैंने लिख दिया है। जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि M1D M2D में डिस्टेंस स्केलर है। जहाँ जहाँ भी डिस्टेंस आता है, जैसे लेंथ, पाथ लेंथ, SHM में उसी को एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। स्पीड, टाइम, ये सब स्केलर है। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर्स हैं। अब वेलोसिटी में सारी आ जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सारी वेलोसिटी आ जाएगी। वैसे ही NLM फ्रिक्शन में सिर्फ मास स्केलर दिया हुआ है। NLM फ्रिक्शन में वेट वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है। अब फोर्स में सारे आ जाएंगे जितने पड़े, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फ्रिक्शनल, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, और भी जो भी होते हैं ना, बायएंट फोर्स वगैरह, वो सब आ जाएंगे इसमें, जितने भी फोर्स है। सर्कुलर मोशन की बात करें तो उसमें एंगुलर स्पीड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी स्केलर है। सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर्स है। तो ये सब मैंने एक लिख रखा है अच्छे से, इसमें देख लेना एक बार कौन कौन सा स्केलर है, कौन कौन सा वेक्टर है। वर्क स्केलर है। एनर्जी में सारी एनर्जी स्केलर होती है जितनी भी पड़ी है। पावर्स पूरा स्केलर है, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी वेक्टर होती है। डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, ये वेक्टर है। उसके बाद टॉर्क वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है। फील्ड, अब जब फील्ड लिखते हैं ना, तो हर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सब वेक्टर्स है। लेकिन पोटेंशियल स्केलर होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और भी जहाँ जहाँ भी पोटेंशियल आता है वो सब स्केलर है, ठीक है। अब थोड़ा आगे मूव करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स में वॉल्यूम स्केलर है, प्रेशर स्केलर है। हीट फिजिक्स में दिया हुआ है कि टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट, हीट कैपेसिटी, हीट, इंटरनल एनर्जी, ये सब स्केलर होता है, ठीक है। SHM एंड वेव्स में दिया है एनर्जी डेंसिटी स्केलर है, लेकिन इंटेंसिटी वेक्टर है। ये सब याद करना है कि कौन कौन से स्केलर है, कौन कौन से वेक्टर है, याद करना है, ठीक है। और ये हो सकता है अभी ना हो, लेकिन जब धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा पूरा, ठीक है। ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में देखता हूँ। ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में अब मैं ऐसे एक एक चैप्टर लिखता ना तो उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने पूरा ब्रांच लिखी और फिर ब्रांच में बता दिया ये किस किस चैप्टर का है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज स्केलर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर होता है, ये यहाँ दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद कैपेसिटेंस में ससेप्टिबिलिटी स्केलर है। कैपेसिटेंस में पोलराइजेशन वेक्टर है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में EMF, यह है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं है, ये यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, वो एक पोटेंशियल होता है। अब होता क्या, यहाँ पे गलती हो जाती है कि अपन सोचते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, फोर्स तो वेक्टर होता है, तो ये भी वेक्टर नहीं, EMF स्केलर है, क्योंकि ये फोर्स नहीं, ये पोटेंशियल है। मैंने बताया पोटेंशियल सारे स्केलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो करंट, डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये वेक्टर। मैग्नेटिक मोमेंट MEOC में आता है, वेक्टर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी ये होता क्या इसको जाने दो, लेकिन ये याद रखना कि ये वेक्टर्स होते हैं, नाम ध्यान रखना। मैग्नेटिक फ्लक्स EMI में आता है, ठीक है, तो ये भी वेक्टर। उसके बाद पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये सब स्केलर होते हैं, ठीक है। ये वेक्टर्स, ये स्केलर्स। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर्स वापस से स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि क्या एक एक चैप्टर में कहीं कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए, इस हिसाब से, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा, इधर अपन कंटिन्यू करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इन वेक्टर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडिकेट ओनली डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल +5 न्यूटन एंड -5 न्यूटन बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये सही बात है कि जो प्लस माइनस है वो कोई ये नहीं बता रहा कि -5 न्यूटन छोटा है, +5 न्यूटन बड़ा है। ये मैथ्स नहीं है, ये फिजिक्स है। फिजिक्स में प्लस और माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही है, ठीक है। उसके बाद यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है। जैसे अ यूनिट वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लिखी है। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन पूछ लेते कभी कभार, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको रटा नहीं जा सकता कि कैसे रटोगे, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो ये डेफिनेशन याद कर लो, ये यूनिट वेक्टर है ए कैप। अब डेफिनेशन क्या है, अब वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो अब बनाया जा सकता है। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अब आता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सिंपल है कि कोई भी एक वेक्टर दे देगा वो आपको, जैसे यहाँ एग्जांपल में 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, ये एक वेक्टर है। अब मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो सबका स्क्वायर एन ऐड कर दो और फिर रूट ले लेना। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और फिर रूट ले लो,
तो 13 आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेना। जैसे मैं ऐसे बताता हूँ कि 3 और 4 का स्क्वायर अंडर रूट करते तो 5 आता है, फिर 5 और 12 का मैंने बताया 5-12 का ट्राइंगल जो अपन ने पीछे देखा था वो 13 आता है। ठीक है, तो ऐसे 13 आएगा, करके भी सॉल्व कर सकते हो। अब थोड़ा सा यहाँ पे वेक्टर को तोड़ना मैंने सिखाया कि अगर कहीं थीटा, अगर थीटा के साथ मतलब थीटा के साथ ए वेक्टर ए कॉस थीटा में जाता है और परपेंडिकुलर में ए साइन थीटा जाता है, मतलब अगर यहाँ थीटा है, अगर थीटा यहाँ होता ना इस वाले उसमें, तो फिर ये ए कॉस थीटा हो जाता और ये ए साइन थीटा हो जाता। ठीक है, तो आई होप इतना आता होगा। उसके बाद आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स की। तो वेक्टर रिजल्टेंट दो तरह का होता है, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। एडिशन में क्या होता है, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में आता है। ठीक है, अब देखो अगर अपन ऐड कर रहे हैं तो आर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर, तो यहाँ एक्सप्रेशन बनता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली आ जाएगा कि मान लो दो वेक्टर्स हैं 5-5 न्यूटन के और वो दोनों 30 डिग्री पे, तो मैंने क्या बोला, इफ़ ए एंड बी वेक्टर्स आर इक्वल, दोनों 5-5 के मान लो, तो अब रिजल्टेंट पूछेगा, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, 2, एक का मैग्नीट्यूड रखना 5 और कॉस मैंने बोला था 60 के एंगल पे 2 5 5, तो 60/2 cos 30 होता है √3/2, तो 2 × 5 × √3/2, तो ये आ जाएगा 5√3। तो ये डायरेक्ट निकालने के काम में आता है, वरना इससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो डिफरेंस में ना कभी अपन दिमाग नहीं लगाते, उसमें क्या करना होता है, जैसे लिखा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखा है, तो अब माइनस किसके आगे लिखा है, माइनस बी के आगे लिखा है, तो मैंने क्या कहा था कि माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो और मैंने क्या कहा था कि डायरेक्शन बताता है, और इधर मैंने ऊपर एक चीज़ बोली थी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में जो रिजल्टेंट आता है वो दोनों के बीच में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम ए वेक्टर देखो बी वेक्टर देखो और इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो नीचे आ रहा है, तो इसमें डायरेक्शन की प्रॉब्लम आती है, तो डायरेक्शन की प्रॉब्लम यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। मैंने लिखा है टू सब्ट्रैक्ट बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर, देखो यहाँ पे माइनस बी लिखा है तो अपन बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसे, तो टू सब्ट्रैक्ट बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एंड ऐड टू ए वेक्टर, मतलब ये जो बी है इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दो। अब डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो माइनस बी को ही अपन ने प्लस बी में कन्वर्ट कर लिया, मतलब अपन ने कुछ चेंज नहीं किया, अपन ना एक्सप्रेशन वही है, आंसर वही आएगा, लेकिन अब जल्दी आ जाएगा। अब देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें बीच में डायरेक्शन बताने में बहुत इंपॉर्टेंट आता है, 1D 2D में बहुत डायरेक्टली काम में आ जाता है। ठीक है, जब वो पूछता है नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट कहाँ होगा, तो वो काम में आ जाता है कि आप पहले वाले मतलब जो जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसकी डायरेक्शन उल्टी करो और फिर ऐड कर दो पूरे को। ठीक है, अब इसका एक बार डिफरेंस में जो फॉर्मूला आता है वो देख लेते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों बराबर है तो यहाँ पे आता है आर इज इक्वल्स टू 2a साइन थीटा बाई 2, डिफरेंस में ये आता है 2a साइन थीटा बाई 2, और जब ऐड कर रहे हो और अगर ए बी बराबर है तो आता है 2a कॉस थीटा बाई 2, वहाँ ऊपर लिखा है। ठीक है, अब ये एक नीचे एक लाइन लिखिए, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव बट वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव नॉट कम्यूटेटिव। तो अब देखो इतना टाइम नहीं है कि मैं इस स्टेटमेंट को समझा पाऊँ, तो अगर ये इसका तुम्हें आइडिया है पहले से तो वो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं आइडिया है तो इसको ऐसा का ऐसा ही रट लो, ऐसा का ऐसा ही रट लो स्टेटमेंट को कि, और इसमें कुछ वो चेंज नहीं करेगा, बस ऐसा का ऐसा ही याद कर लेना अगर नहीं समझ में आता कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है वो एसोसिएटिव भी नहीं होता कम्यूटेटिव भी नहीं होता, इसको बस याद ही कर लो, कोई मतलब नहीं अभी एसोसिएटिव कम्यूटेटिव का मतलब समझ के। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। मान लो एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, फिर दे रखा है बी वेक्टर, अब वो पूछ रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताओ, तो उसमें अपन क्या करते हैं, दोनों के एक्स एक्स कॉम्पोनेंट ऐड करके आई कैप चिपका दो, वाई वाई कॉम्पोनेंट ऐड करके जे चिपका दो, जेड जेड कॉम्पोनेंट ऐड करके के चिपका दो। ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है कि देखो दोनों दो वेक्टर दिए हैं, इनका अपन को एडिशन करना है, तो दोनों के आई कंपोनेंट ऐड करके यहाँ पे 1+3i चिपका दिया तो 4i कैप, वाई कंपोनेंट ऐड करके यहाँ पे j चिपका दिया तो 3j कैप, और यहाँ पे z कंपोनेंट ऐड करके यहाँ पे चिपका दिया तो 12k कैप। अब वो कभी आगे बढ़ के पूछ ले कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बताओ, ये एक अलग लेवल पे क्वेश्चन आ गया, तो उसका क्या होता है √4²। अब ये जो वेक्टर है इसका मैंने बताया कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल का स्क्वायर करो और फिर अंडर रूट लगा दो, तो 4² + 3² + 12², ये 13 आ जाता है, यहाँ नीचे लिखा है मैंने।
ठीक है। अब उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब जहाँ पे वेक्टर्स में से सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो ये वाला पार्ट है। इसमें मतलब लोग बोलते हैं कि हम 1 स्टार लगाते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2 स्टार लगाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 3 स्टार लगाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 30 स्टार लगा रखे, 30 स्टार। तो मतलब तुम समझ सकते हो वेक्टर वाला कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जल्दी से एक बार देख लो, ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी की ऐसी ही आ जाती है और जब आती है ना तो मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, पहली लाइन देखो, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज सेम। मतलब ये वाली बात कर रहा है, ये पांचवा वाला पॉइंट देखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री। अब इस बात को मैं समझाता हूँ, ये जो 5 लाइन है ना, इसको समझाने के लिए मैं 5 मिनट लूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहले वाले पॉइंट को समझते हैं कि मान लो ये एक वेक्टर है 3, ठीक है, अब ये दूसरा वेक्टर है 4, ठीक है, ये है 4 वाला। ठीक है, अभी ड्राइंग पे ज़्यादा फोकस मत करना, ये 3 है ये 4 है, इनका जब अपन रिजल्टेंट निकालेंगे और ये 90 पे मान लो, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो 5 आता है ना। अब वो बोल रहा है ये क्या आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया, ठीक है, ये अपना आया 5। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो मैंने क्या बोला, कैसे निकालते हैं अपन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये अपना ए है ये अपना बी है, तो मैंने कैसे सिखाया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं कि जो बी वेक्टर है उसको उल्टा कर दो, तो ये ऐसा है ना, इसको उल्टा कर दो, इसको 4, और अब ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन आएगा तो 5 ही ना, 3 4 का 5 ही आना है, तो ये भी 5 आएगा। डायरेक्शन बदल गई उससे मतलब नहीं है, डायरेक्शन का जिक्र अपन ने किया भी नहीं था। यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज सेम देन थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, मैग्नीट्यूड आती है डायरेक्शन हट गई, इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन देन थीटा इज 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री पे यही हुआ है। अगर ये किसी और एंगल पे अपन करके देखते हैं ना, तो किसी और एंगल पे ये नहीं आता। मान लो ये है 5, ये है 5, ये है 60 डिग्री, ठीक है, ये है 5, ये है 60 डिग्री। अब इसके बीच में जो आता है ना, ये आएगा, तुम करके देख लेना, 5√3 मेरे को तो रटा हुआ है। ठीक है, ये आया ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर, ये अपना आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, लेकिन जब तुम इसका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करोगी, तो मान लो ये अपना ए है, मान लो ये अपना बी है, तो अब जब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे तो बी वाले को उल्टा करेंगे, ये 5 आएगा, ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, और 120 के एकदम बीच से वापस निकल के आएगा। ये 5 और 5, जब दो वेक्टर इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट निकल के आता है, वापस सुनना, जब दो वेक्टर 120 डिग्री पे होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल आता है, तो मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उसका भी मैग्नीट्यूड वही होता है। ठीक है, तो अब देखो ये कहाँ सेम आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया 5√3 और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आया 5, तो ये सिर्फ 90 डिग्री पर ही हो सकता है। तो इस लाइन को अच्छे से समझना कि इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज सेम देन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो, ये जो मैंने 120 डिग्री वाली बात बता रहा था ना, ये वही है कि इफ़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज़, यहाँ रुको मैं एक बार इस कॉपी को सही कर लूँ, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ देखना ध्यान से, इफ़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, मतलब ये वही बात हो गई कि दो वेक्टर है और उनका जो रिजल्टेंट है, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर है और उनका जो रिजल्टेंट है वो उन्हीं के बराबर आ रहा है ना। समझ में आई ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताई थी कि देखो दो वेक्टर थे, एक था 5 और एक था 5, और इन दोनों का रिजल्टेंट है वो उन्हीं दोनों के बराबर आ रहा है, तो जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। यही बात लिखी है कि द एंगल इज़ 120 डिग्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ तो समझ में आ गया, लेकिन जिस दिन उसने क्वेश्चन में सीधा एक्सप्रेशन दे दिया ना, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या फिर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, अब एंगल बताओ, तो नहीं बनेगा। इसलिए मैंने ये 5-6 लाइन लिख दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो आराम से एक बार। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ये दोनों क्लैश कर गई होंगी कि अब यहाँ पे लिखा है इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का, मतलब रिजल्टेंट का। अब ये दोनों सेम नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर के बराबर आ रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है, मतलब दोनों को प्लस करना पड़ेगा। इसमें दोनों के बराबर आ रहा था, इसमें दोनों का प्लस, मतलब ये क्या बात कर रहा है, ये वाला पॉइंट समझाऊँ तो ये ऐसा है कि मान लो ये है 3, अब वो बोल रहा है, और जो दूसरा वाला वो भी मैंने इसी के ऊपर बना दिया 4, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बताओ, 3 + 4 7,
वो तो साफ साफ दिख रहा है, 3 + 4 7, है ना, सही है ना। तो यही बोल रहा है कि अगर दोनों वेक्टर्स का सम उनके रिजल्टेंट के बराबर है, देखो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड देखना है बस, तो मैग्नीट्यूड उसका 3, इसका मैग्नीट्यूड 4 और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 7। जब ये वाली कंडीशन बन जाए तो जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। देखो यहाँ भी अपने इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। चौथा वाला पॉइंट समझते हैं। अब देखो ये अंडर रूट ये सब तो तुम्हें पता है 90 डिग्री पे ही आते हैं। ये क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर है, मान लो ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। अब इनका जो रिजल्टेंट है तुम्हें पता है, ये तो पाइथागोरस अगर अपन लगा दें तो अगर ये वाला अपन को लगा निकालना है तो ये भी बी होगा सिमेट्री से, ये बी है तो ये भी बी होगा। अब अगर पाइथागोरस से अपन को ये वाला निकालना है तो अपन क्या करते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वही वाली बात लिखी है कि इफ़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो ये जो पांचवी वाली चीज़ है ये तो वही चीज़ है जो पहले में लिखी है, जो पहले में मैंने वर्डिंग में लिख दिया, पांचवें में मैंने एक्सप्रेशन में लिख दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वाला देखना मैं वही लाइन बोल रहा हूँ कि, और इसको देखते रहना, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन द एंगल बिटवीन ए एंड बी अगर इक्वल है तो 90 डिग्री होगा। अब ये जेई का एक पी वाई क्यू था छठा वाला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका आंसर मेरे को भी समझ में नहीं आता कैसे आता है, लेकिन इसको मैंने याद कर लिया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पी क्रॉस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू क्रॉस पी, तो जो एंगल होगा पी और क्यू के बीच में वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। समझ में आया। वैसे अभी जब मैं इसको बता रहा था तो मुझे इसका रीज़न समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है, ये मुझे भी पहली बार समझ में आया। वो बोलना चाह रहा है कि मान लो ये एक वेक्टर है पी वेक्टर और ये एक वेक्टर है क्यू वेक्टर, कोई भी एंगल पे ले सकते हैं, अपन ने 90 डिग्री पे नहीं लिया कोई भी। अब वो बोल रहा है पी क्रॉस क्यू, तो जब पी क्रॉस क्यू करते हैं ना तो वो ऐसे करते हैं कि शायद मेरे को बता ना पाऊँ, स्पेस की कमी पड़ जाएगी, लेकिन अपन पी पे हाथ रखते हैं और क्यू की तरफ घुमाते हैं, तो जिस डायरेक्शन में अंगूठा आता है उस डायरेक्शन में वो वेक्टर आता है, ठीक है। तो पी क्रॉस क्यू करेंगे तो वो ऊपर आएगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ, पी क्रॉस क्यू करेंगे तो वो डॉट आ रहा है। और अगर आप क्यू क्रॉस पी करोगे मतलब उल्टा करोगे तो अंगूठा आपका अंदर की तरफ जाएगा, तो क्यू क्रॉस पी अंदर की तरफ आ रहा है। अब देखो एक आ रहा है डॉट, एक आता है क्रॉस, तो मतलब डॉट बाहर की तरफ और क्रॉस अंदर की तरफ, तो दोनों के बीच में तो 180 डिग्री हुआ ना। ये समझ में आया, ये मुझे भी पहली बार समझ में आया अभी, ठीक है। ये देखो ये 6 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें मैंने 10 मिनट ले लिए डिस्कशन करने में, लेकिन इससे पक्का मैं बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा। और इससे आ गया ना तो वो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। 6 लाइन को बार बार समझ लेना, जब तक समझ में ना आए आगे मत बढ़ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये 3 क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट समझ लेते हैं, उसके बाद वो 3 क्वेश्चन करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी होता है, उसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी को लिखा जाता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ होता है, जे का जे के साथ होता है, के का के साथ होता है। आई का अगर जे के साथ कर दिया तो वो 0 आ जाएगा, जे का अगर के साथ कर दिया तो वो 0 आ जाएगा, और के का आई के साथ मतलब बाकी कुछ भी कर दिया तो वो सब 0 आ जाएगा। आई का आई के साथ होता है एडी मल्टीप्लिकेशन, जे का जे के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, और के का के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, बाद में सबको ऐड करके लिख देते हैं, ठीक है। ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आई का आई के साथ नहीं होता, जे का जे के साथ नहीं होता, और के का के साथ नहीं होता, वो 0 आ जाता है, ठीक है। और ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल का मतलब ये है कि अगर आप आई क्रॉस जे करेंगे तो आपको के मिलेगा प्लस के, अगर आप जे क्रॉस के करोगे तो आपको प्लस आई मिलेगा, अगर आप के क्रॉस आई करोगे तो आपको प्लस जे मिलेगा। अब उल्टा चलो, ये क्लॉकवाइज, ठीक है, एरोज देख रही हो कि अगर आई क्रॉस जे किया तो के मिलेगा, के क्रॉस आई किया तो जे मिलेगा। अगर उल्टा चल गए कि मान लो जे क्रॉस आई कर दिया तो माइनस के मिलेगा, ये समझ में आया। अगर आई क्रॉस के कर दिया तो माइनस जे मिलेगा, उल्टा चले तो माइनस साइन आ जाएगा, सीधा चले तो प्लस साइन आएगा। आई क्रॉस जे प्लस के, जे क्रॉस आई माइनस के, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं क्रॉस प्रोडक्ट, ये मैंने लिखा नहीं था कि मैं खुद करके बताऊंगा ताकि समझ में आए कि मान लो 2 वेक्टर है, एक है ए वेक्टर एक है बी वेक्टर। ए वेक्टर दिया है 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप, बी वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट तो बहुत आसान है, डॉट प्रोडक्ट में मैंने क्या बोला, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो आई का आई के साथ 4 × 2 लिखो यहाँ पे 4 × 2 8, ठीक है। उसके बाद माइनस आ रहा है तो माइनस साइन लेना है, ठीक है। 6 × 3
18 और माइनस साइन आ रहा है तो -18, ठीक है, यहाँ लिखो -18, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है 8 और के आगे कुछ नहीं लिखा तो अपन 1 लेते हैं, तो -8 इंटू -k +8, तो यहाँ लिखो +8। और डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसमें सारी डायरेक्शंस आउट हो जाती है। अब देखो ये कितना आ रहा है, 8 और 8 16, -18, तो ये आ रहा है -2, ठीक है, ये समझ में आया। अब क्रॉस प्रोडक्ट समझना, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट करने के बहुत अलग अलग तरीके बताते हैं कि तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले रट लो। मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, इससे क्रॉस प्रोडक्ट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और ये बहुत इजी मेथड है, इससे बहुत आसानी से निकल जाओगे। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनना है, इसको 2 बार देख लेना। सबसे पहले क्या करना है, 3 डब्बे बनाने हैं, 3 डब्बे, 1 डब्बा, 2 डब्बा और ये 3 डब्बा, 3 डब्बे बनाए। ध्यान से देखना, ये पहला वाला डब्बा है आई का, दूसरा वाला डब्बा है जे का और तीसरा वाला डब्बा है के का। 3 डब्बे बना लिए। अब पहले और दूसरे डब्बे के बीच में माइनस साइन लगाना है, दूसरे और तीसरे डब्बे के बीच में प्लस साइन लगाना है, और तीनों डब्बे ना उनके बीच बीच में एक माइनस साइन लगा देना। ये इतना बनाना सीख लो पहले। ये रिजल्टेंट अपन निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं। कैसे करना है, 3 डब्बे बनाने हैं, ठीक है, 3 डब्बे बना लिए। फिर आई जे के तीनों के एक एक डब्बे बना लिए। फिर पहले और दूसरे डब्बे के बीच में माइनस लगाना है, ठीक है, दूसरे और तीसरे डब्बे के बीच में प्लस लगाना है, और हर डब्बे के बीच में एक एक माइनस माइनस लगाना है। अब कैसे करना है, अब ऐसे करना है, ध्यान से देखना कि जब तुम आई का डब्बा सॉल्व कर रहे हो तो आई पे उंगली रख दो। ये देखो मैंने उंगली रख दी आई पे, ठीक है। अब क्या करना है, अब ऐसे चलना है कि मतलब पहले ऊपर वाले से नीचे वाले की तरफ क्रिस क्रॉस। तो 6 इंटू, और मैंने बताया यहाँ माइनस के में अगर कुछ नहीं लिखा ना तो यहाँ पे 1 लिख लेना, ठीक है। तो बताओ 6 इंटू -1 -6, तो यहाँ लिखो -6, ठीक है। अब 8 3 ज़ा 24 -24 है ना, 8 3 ज़ा 24 और एक माइनस है तो -24, और एक माइनस यहाँ भी है तो -24 और एक और माइनस तो आएगा +24, ठीक है। अब जे निकाल रहे हैं तो जे पे हाथ रखो, माइनस पे हाथ मत रख लेना कि इतना मोटा हाथ रखा, इतनी मोटी उंगली रखी कि माइनस ही छुप गया, माइनस इंपॉर्टेंट होता है। तो देखना, अब 4 इंटू -1 -4, यहाँ पे लिखो -4, ठीक है। -8 इंटू 2 -16, -16 और एक यहाँ पे माइनस तो आएगा +16, ठीक है, ये समझ में आया। अब के निकाल रहे हैं तो के पे हाथ रखो, ठीक है, के पे हाथ रखा तो अब देखना, के पे जब हाथ रखा तो 4 इंटू 3 12 और 6 इंटू 2 12, और ये माइनस का है तो ये +12, ठीक है, समझ में आया। अब बस सॉल्व कर देना। अब मैथमेटिक्स है, -6 + 24 18, तो जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज इक्वल टू 18 आई कैप। देखो और ये कितना आया, 12 -12 है ना, -12 आया, और ठीक है, मैं बाहर का माइनस साइन कंसिडर कर दिया, अंदर आएगा +12 और बाहर का माइनस साइन कंसिडर कर लोगे तो आएगा -12 जे कैप, ठीक है, +24 के कैप। अब अगर वो पूछे कि हमें इसका मैग्नीट्यूड बताओ तो मैग्नीट्यूड निकाल लेना। मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है, मैंने बता दिया कि स्क्वायर करो, फिर ऐड कर दो और फिर अंडर रूट ले लो। अब देखो ये एक एग्जांपल कराया, ये दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 एग्जांपल है, दोनों से समझ लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें आई जे के तीनों नहीं दिया, इसमें आई के दिया है, इसमें जे के दिया है। तो मैंने क्या बताया, आई का आई के साथ करना है, जे का जे के साथ करना है, के का के साथ करना है। अब इसमें आई है, इसमें आई नहीं है, तो मतलब इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 आई। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा तो तुम इसको ऐसा लिख लो कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे नहीं है ना तो इसको लिखो 0 जे प्लस के कैप। बी वेक्टर को लिखो, आई नहीं है ना तो इसको लिखो 0 आई प्लस जे है इसको लिखो जे कैप, और के है तो इसको लिखो के कैप, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो ए डॉट बी जब तुम करोगी तो वो आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0.1 0, है ना। जे का इसके साथ मल्टीप्लाई होता है डॉट प्रोडक्ट में, तो 0 और 1 फिर 0 और फिर 1 और 1 1, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 1, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था क्योंकि मुझे पता था क्रॉस प्रोडक्ट में कभी भी डायरेक्टली मत करना। डॉट प्रोडक्ट में तो फिर भी हो सकता है, अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा तो आई वाला 0, यहाँ जे नहीं दिख रहा तो जे वाला 0, के दिख रहा है चलो के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करके लिख दो। डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्टली किया जा सकता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में मत करना, गलती हो जाएगी, इसलिए मैंने एक्सप्रेशन पूरा लिखा, ठीक है। अब मैंने कैसे सिखाया था वापस सिखा रहा हूँ, एक और दूसरा बार है, ध्यान से देखना, ठीक है। अपन को रिजल्टेंट निकालना है, तो मैंने सबसे पहले बोला कि 3 ब्रैकेट बनाने होते हैं, 1 2 3, ठीक है। ये वाला आई का, ये वाला जे का, ये वाला के का, ठीक है। पहले और दूसरे के बीच में माइनस, दूसरे और तीसरे के बीच में प्लस, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, तीनों के बीच में वापस से माइनस लगा दो। अब जब आई का लिख रहे हैं
तो आई वाले पे उंगली रखो, ध्यान से देख लेना, साइन पे उंगली नहीं रखनी है, इसका साइन के साथ लेना। अब बताओ 0.k, यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे जे और के का कोई चक्कर नहीं, अपन को सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, ठीक है। जे निकाल रहे हैं तो जे पे हाथ रखो, साइन पे हाथ नहीं रखना है। 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 0 0, ठीक है। अब के पे हाथ रखो, 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 0 0, ठीक है। समझ में आई ये चीज़ समझ में आई। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको अच्छे से लिख दो। यहाँ पे देखो माइनस आई कैप, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस जे कैप और ये आएगा प्लस के कैप। ऐसे निकालते अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आया कि सबसे पहले 3 ब्रैकेटर बोल रहा हूँ, 3 ब्रैकेट बनाने, ठीक है। उसके बाद पहले और दूसरे के बीच में माइनस लगाना है, दूसरे और तीसरे के बीच में प्लस लगाना है, ठीक है। और फिर तीनों के बीच में माइनस माइनस लगा दो। फिर पहले आई का सॉल्व कर रहे हो तो आई पे हाथ रखो, जे ऊपर से नीचे, मतलब पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ये जो पहला वाला टर्म है वो ऐसे मल्टीप्लाई करने पे आएगा। समझ में आ रहा है? ये मैं बना देता हूँ, ठीक है। बस मैं ये डर है कि कहीं नोट्स ख़राब ना हो जाए। पहले इसका मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट स्टेप में, और फिर सेकंड स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ उससे ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा। ये समझ में आया ये चीज़, ठीक है। अब इतना मैंने समझा दिया, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए, इनको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपन डॉट और क्रॉस को थोड़ा और समझ लेते हैं। तो ये मैंने सबसे बेस्ट चीज़ की है, मतलब इसको करने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। ये जो पहले मैंने ये किया था ना, ये दिखाता हूँ एक सेकंड, ठीक है। बस ये जो मैंने किया था ना, ये स्केलर वेक्टर की कौन कौन सा स्केलर है, कौन कौन सा वेक्टर है, इसको बनाने के लिए भी फिजिक्स का एक एक पन्ना दोबारा खोलना पड़ा है कि कहीं कोई क्वांटिटी छूट ना जाए इंपॉर्टेंट। और कुछ नहीं छूटा, इसमें मैंने सारा बता दिया। वरना ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अच्छा स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, ये बता के निकल लिए। अरे उससे क्या मतलब, वो क्वेश्चन ये थोड़ी आए, क्वेश्चन वो पूछेगा फोर्स वेक्टर है या स्केलर, तो उसके लिए ये पता होना चाहिए, ठीक है। और एक तो मैंने इसको बनाने में मेहनत की, ऊपर से मैंने एक ये वाला टेबल बनाने के लिए दोबारा पूरी एनसीईआरटी, मतलब इसको बनाने में मैंने 2 बार फिजिक्स की एनसीईआरटी कर ली, ठीक है। और फिजिक्स की एनसीईआरटी अब देखो कहाँ कहाँ पे एनसीईआरटी में डॉट प्रोडक्ट दिया और कहाँ कहाँ पे एनसीईआरटी में क्रॉस प्रोडक्ट दिया, वो मैंने सब एक जगह लिख दिया। और तुम्हें पता है कि इसका ना ये तो क्वेश्चन है ही, ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन है कि टॉर्क की, ये टॉर्क है, ठीक है, कि टॉर्क का फॉर्मूला बता दो, वेक्टर फॉर्मूला बता दो, तो वो आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्मूला बता दो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर, तो वो ओमेगा क्रॉस आर होता है। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन है और ये सॉल्व करके भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये इसमें कितने फॉर्मूले, 1 2 3 4 5 6 मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम ढूंढने की कोशिश मत करना। तुम्हें पूरी फिजिक्स में कोई 7वां फॉर्मूला नहीं मिलेगा जिसमें डॉट प्रोडक्ट लग रहा हो। और इसमें जितने फार्मूले लिखे हैं ना, ये सारे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ये सारे अपने सिलेबस में 11 12 सब मिला के, कोई नया फार्मूला नहीं मिलेगा, सारे इंक्लूड कर लिए हैं इसमें, ठीक है। 2 बार किया है, भरोसा रखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वर्क डन होता है एफ डॉट एस, ये अभी इनका मतलब नहीं भी समझ में आ रहा ना तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, टाइम के साथ सही हो जाएगा जब आगे के चैप्टर्स करेंगे। अब ये देख लो कि कहाँ कहाँ पे, ये मैंने आखिरी टाइम के लिए, कि जब मतलब आखिरी दिन होगा तो उसमें जब एक बार पेपर देने से पहले ये देख के जाओगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में सारे बैठ जाएंगे कि हाँ कहाँ कहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, कहाँ कहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब जैसे इसमें थोड़े थोड़े से कैचेज हैं, जैसे ये जो एल है ये एंगुलर मोमेंटम है, आर क्रॉस पी है, ये जो पी है ये डायपोल मोमेंट है, अरे डायपोल मोमेंट क्या बोल रहा हूँ, एंगुलर वो है, पी क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम है, ये पी मोमेंटम है। और टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, ये जो पी है ये डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट, ठीक है। ये अभी थोड़े बहुत कन्फ्यूजन होते होंगे, तो ये टाइम के साथ सब क्लियर हो जाएगा। अभी तुम बस इन फॉर्मूले को एक बार एक जगह देख लेना कि ऐसे ऐसे होता है कि इसमें अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, कि मान लो उसने आर की इक्वेशन दे देगा, एफ की इक्वेशन दे देगा, और अब वो बोलेगा टॉर्क बताओ, तो ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बता दिया कैसे करते हैं पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं कि अगर दो वेक्टर पर, अगर उसने क्वेश्चन में बोला है कि द 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो समझ जाओ कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है अपन को, ठीक है। और वो बोल रहा है कि अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल है तो समझ जाओ उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, अपन को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर चेकिंग यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बोल रहा है कि मान लो ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, तो ए डॉट ए 1 होगा,
ठीक है, ऐसे चेक हो गया कि हाँ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर 1 है, तो मतलब ए यूनिट वेक्टर है। समझना है ये कैसे चेक हुआ, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 × 1 तुम करोगी तो ये 1 ही आ रहा है, तो ये चेक हो जाएगा कि हाँ ये जो ए वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है। और नहीं समझ में आ रहा है तो इस लाइन को याद रख लेना कि डॉट प्रोडक्ट इज यूज फॉर चेकिंग यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो यूनिट वेक्टर होता है उनका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, सोचो यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं है तो यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, इनकी सिर्फ डायरेक्शन होती है और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, 1 इनका मैग्नीट्यूड है। अब थोड़ा सा ये समझ लो कि वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय, अगर वेक्टर को अपन ने एक पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है लेकिन डायरेक्शन वही रहती है, लेकिन नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड तो बदलता ही बदलता है लेकिन डायरेक्शन भी उल्टी हो जाती है। अब इसको मैं समझाता हूँ कि मान लो यहाँ पे समझना कि मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, मैंने लिखा 3i कैप प्लस 4j कैप -5 + 5k कैप कर लो, ठीक है, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन आएगी। अब मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मान लो, तो 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप हो गया, समझ है, लेकिन डायरेक्शन तो वही रही ना पहले। अब इसको ऐसे समझो, मान लो ये 3 है, ये 4 है और 5 कहीं ऊपर आएगा, लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, जो ऊपर आ रहा होगा वो 10 हो गया, लेकिन जो इनका रिजल्टेंट है, मान लो जैसे 3 4 का पहले 5 आ रहा था, अब 6 8 का 10 आ जाएगा, मैग्नीट्यूड बदल गया लेकिन डायरेक्शन तो वही रहेगी, ठीक है, ये समझ में है। लेकिन दूसरे वाले में वो बोल रहा है कि अगर वही वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, कोई वेक्टर है, अब इसमें मैंने -2 का मल्टीप्लाई कर दिया ना, -2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा -6 -8 -6 -8। अब इसको समझो, यहाँ पे यहाँ समझ लेना स्पेस कम है, ठीक है, ये 3 है ये 4 है। अब इसमें अगर मैंने माइनस साइन का, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा 5, माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -6, मतलब इस डायरेक्ट दिखा दिया तो अब माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 4 में -2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 8। अब देखो डायरेक्शन बदल गई और मैग्नीट्यूड भी बदल गया 10, डायरेक्शन उल्टी हो गई जस्ट, ठीक है, ये समझना है कि अगर वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा और डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, ठीक है, ये समझना है। मैं बता रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ना मेरे को लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार अच्छे से देख लेना कि किस किस फॉर्मूले में डॉट प्रोडक्ट आता है, किस किस में क्रॉस प्रोडक्ट आता है। एक बार मैं भी डिस्कस कर देता हूँ कि वर्क डन जो होता है दैट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पावर जो होता है इट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज माइनस ऑफ डायपोल मोमेंट डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, ई डॉट डी ए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ए एरिया, आई होता है जे डॉट डी ए, जे होता है करंट डेंसिटी, ए होता है एरिया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट ये होता है -m डॉट बी, एम होता है मैग्नेटिक मोमेंट और बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं, v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ये तुम्हें पहले से आता होगा कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, आर पोजीशन वेक्टर, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ये टॉर्क, ये फोर्स, ये एंगुलर मोमेंटम, ये टॉर्क, ये डायपोल मोमेंट है, ध्यान रखना टॉर्क होता है p क्रॉस ई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, और टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, ये दोनों ही फॉर्मूले टॉर्क के हैं, ठीक है। उसके बाद ये बायोट सावर्ट लॉ है, बायोट सावर्ट लॉ में भी आता है आइडियल क्रॉस आर, तो वो आइडियल दे देगा, आइडियल की इक्वेशन, वो आर की इक्वेशन दे देगा और वो पूछेगा अब तुम मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो कुछ नहीं, आइडियल क्रॉस आर लेना, क्रॉस प्रोडक्ट करना और फिर आर का मैग्नीट्यूड लेना और मैग्नीट्यूड के क्यूब से डिवाइड कर देना, आ जाएगा। उसके बाद फिर लिखा है कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर, तो वो देखो आउटसाइड, अब मैं ही लिख रहा था इसलिए मैंने आउटसाइड का भी फॉर्मूला लिख दिया कि जब आखिरी दिन तुम रिवाइज करोगे तो ये काम आ जाएगा कि आउटसाइड 2k/r, इसमें जो k होता है μ0/4π, ठीक है, के जो होता है वो 9 × 10⁻⁹ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म में ये होता है μ0/4π जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। तो आउटसाइड ऐसे निकालते हैं फील्ड और इनसाइड होती है μ0j×r, देखो आगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब मैग्नेटिक फोर्स देख लेते हैं, चार्ज पे कितना होता है, वो होता है QV×P, यहाँ भी आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर IL×B, टॉर्क m×b, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंटिंग वेक्टर का एक फॉर्मूला आता है E×B/2μ0, और डायरेक्शन ऑफ वेव निकलती है E×B से, ठीक है। ये बस थोड़े थोड़े से टर्मिनोलॉजी समझ लेना, इनको जब बाद में करेंगे तो आराम से पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लो एक बार कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट कैन बी 0 इज़ 2, और ये सही बात है कि दो वेक्टर जिनका
मिनिमम नंबर जिनका मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है वो 2 होता है। इसका कैसे कि मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है 4 न्यूटन, अब जस्ट उल्टा कर दो 4 न्यूटन, देखो दो वेक्टर है। अब उसने ये नहीं बोला कि इक्वल नहीं हो सकते, ये बोला है कि उसने बोला दो वेक्टर जिस मिनिमम बताओ, दो वेक्टर जिनका रिजल्टेंट 0, तो 4 और 4 को उल्टा रख दिया तो ये 0 आ जाएगा निकल के। ठीक है, अब अगले में ना वो आगे बढ़ के पूछ रहा है, बोल रहा है मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स, कि अब इक्वल नहीं होने चाहिए, अब अनइक्वल होने चाहिए, तो फिर 3 होने चाहिए। अब 3 कैसे होंगे मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो मैं ध्यान से बताता हूँ कि ये देखो, वैसे अभी पता है क्या हुआ, मैं ना पेन खींच रहा था तो ये पूरा कट गया है यहाँ से, तो इसको मेरे को सही करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना कि मान लो एक 4 न्यूटन इधर है, 3 न्यूटन इधर है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो 5 न्यूटन आएगा, ये इन्हीं का रिजल्टेंट आएगा, ये कोई नया वेक्टर नहीं है। अब अपन को एक तीसरा वेक्टर भी चाहिएगा 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में जो इसको काट देगा, समझ में आया? ऐसे कि अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स अपन ले रहे हैं तो मिनिमम 3 होने चाहिए जिनका रिजल्टेंट 0 हो। ठीक है, ये बोल रहा है। अब वो बोल रहा है द अगला पॉइंट देखो, द रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर कांट बी 0। इसका मतलब है कि 3 ऐसे वेक्टर्स जो एक प्लेन में नहीं है उनका रिजल्टेंट कभी 0 नहीं हो सकता। मतलब मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 जो था ना ये इसी के प्लेन में था, अब 5 ऊपर है मान लो। ठीक है, ये अब 5 ऊपर है, तो अब देखो 3 4 का आ रहा है 5, यहाँ 5, अब 5 इनके प्लेन में आ रहा है, और मैंने क्या बोला, अब जो अपन ने तीसरा वेक्टर रखा था 5 वो ऊपर है, तो अब ये इधर और ये ऊपर, तो अब 5 5 इधर आएगा 5√2, देखो कहाँ आया 0, 0 कहाँ आया बताओ? तो ये वही बोल रहा है मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर हुज रिजल्टेंट कैन बी 0 इज 4। ठीक है, अगला वाला नहीं नहीं, ये तीसरा वाला पॉइंट पढ़ो, गलती से वो पढ़ लिया, द रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर कांट बी 0। अगर अब इसको भी 0 करना है, वो बोल रहा है मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर का देखो, कोप्लेनर का मतलब होता है वो वेक्टर सारे जो एक ही प्लेन में हो, नॉन कोप्लेनर मतलब वेक्टर जो एक प्लेन में नहीं है। ठीक है, अब हुज रिजल्टेंट कैन बी 0, ये 4। अब 4 कैसे आया, देखो मैंने इतना तो बता दिया कि ये 3 है ये 4 है, तो इनका इन्हीं के प्लेन में रिजल्टेंट आएगा 5। अब जो तीसरा वेक्टर है वो है 5 रूट, मतलब जो तीसरा वेक्टर अपन ने रखा 5 वो ऊपर रखा। ठीक है, अब इन दोनों का बीच में कहीं निकल के आएगा, जो ऊपर है 5 और जो इस प्लेन में है 5, इन दोनों का कहीं बीच में निकल के आएगा, ऐसा समझना है, 5√2 बीच में निकल के आएगा। अब एक चौथा जस्ट उसके उल्टा चाहिए 5√2 मैग्नीट्यूड का जो काट दे, ये बात समझ में आ सकती है तो ठीक, वरना इनको रट लेना कि एक चौथा वेक्टर उल्टा चाहिए होगा, तो फिर जो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है उनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, रटना मत, बहुत आसान चीज़ है, समझ में आ सकती है। अब ये मैंने लिख दिया, वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन देखे भी नहीं है, लेकिन ये बहुत देखा है, एक दो बार देखा है इसलिए मैंने लिख दिया कि मान लो कि 3 वेक्टर है जो अल्फ़ा बीटा और गामा एंगल बना रहे हैं एक्स वाई और जेड एक्सेस से। 3 वेक्टर नहीं, एक ही वेक्टर है, सॉरी एक ही वेक्टर है, वो एक्स एक्सेस से अल्फ़ा एंगल बना रहा है, वाई एक्सेस से बीटा बना रहा है और जेड एक्सेस से गामा बना रहा है। तो ये दो याद रखना, ये इनका कोई डेरिवेशन कुछ काम का नहीं है अपना, कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 होता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब वो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अब देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड बोथ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ पे ए वेक्टर दिया है, यहाँ पे बी वेक्टर दिया है, मैंने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाया है, तो ये तुम खुद करना कि आई का आई के साथ, तो 5 × 3 15, ठीक है, 4 × 3 12, 5 × 4 20, और फिर तीनों को ऐड कर देना, 15 12 और 20, तीनों को ऐड कर देना जितना भी है, 20 और 15 35, 35 और 12 35 और 12 47 कुछ आ रहा है। ठीक है, 35 और 12 चेक कर लेना, 47 आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट इसका आ गया 47। ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना, वो तुम खुद करना। फाइंड टॉर्क, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उसने एफ का वेक्टर दे दिया, आर का वेक्टर दे दिया, वो पूछ रहा है टॉर्क निकालो, तो ऐसा लगता है यार हमारा फिजिक्स वीक है, हमारा तो वर्क एनर्जी पार्क वीक है, रोटेशनल डायनेमिक्स में आता है टॉर्क, हमारा तो वो वीक है। अरे क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट वीक है, वीक रोटेशनल डायनेमिक्स नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है। अब टॉर्क का फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, आर क्रॉस एफ। अब देखो यहाँ पे मैंने चालाकी की है, यहाँ पे मैंने एफ ऊपर लिखा है आर नीचे लिखा है ताकि तुम गलती करो, तुम्हें आर क्रॉस एफ लेना है, तो आर ऊपर आएगा एफ नीचे आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। डॉट प्रोडक्ट में ये दिक्कत नहीं है, डॉट प्रोडक्ट में तो तुम कुछ भी कर लो, एफ डॉट एस करो, एस डॉट एफ करो, वो एक ही बात है। ठीक है, टॉर्क में है, टॉर्क में आर क्रॉस एफ करना है, तो आर ऊपर रहेगा और एफ नीचे रहेगा, और फिर ले लेना।
ठीक है। फिर वर्क डन में तुम्हें मैंने बता दिया एफ डॉट एस करना है आई का आई के साथ, जे अब देखो यहाँ जे है नहीं तो जे ज़ीरो, के नहीं है तो के भी ज़ीरो, के ऊपर वाले में नहीं है तो यहाँ पे कितना आएगा 2 × 1 2, तो वर्क डन आ गया 2 जूल्स। ऐसे ही अब ध्यान से देखना है चौथा वाला क्वेश्चन, ये जेई का पी वाई क्यू है। इफ़ टू वेक्टर्स पी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2m j कैप प्लस m k कैप एंड क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस m k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वैल्यू ऑफ m विल बी। तो मैंने क्या बताया, अगर क्वेश्चन में लिखा गया दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। अब इसको मैं एक बार करके बताता हूँ, तुम वीडियो पॉज करो खुद करो, अगर नहीं बने तो फिर मैं करके बता रहा हूँ अभी, ठीक है, ध्यान से देख लेना। तो अब ध्यान से देखना, उसने दो वेक्टर दिए हैं, जो पहला वाला पी वेक्टर दिया है वो उसने दिया है आई कैप प्लस 2m j कैप प्लस m k कैप, और जो क्यू वेक्टर दिया उसने दिया है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस m k कैप, ठीक है। अब वो बोल रहा है इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, उसने बोल दिया ना परपेंडिकुलर, अपन समझ गया डॉट प्रोडक्ट जीरो है। अब डॉट प्रोडक्ट लो तो 4 × 1 4 माइनस 2 प्लस 2m, जे के आगे जितना होता है वो पूरा कोफिशिएंट होता है, ये समझ में आया -4m कैसे आया, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, अब ये आया m² प्लस m² इज इक्वल्स टू ज़ीरो, पी डॉट क्यू ज़ीरो होता है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, पहले तो इसको अच्छे से लिखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m² माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसमें m के लिए वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। देखो वो फार्मूला डायरेक्टली नहीं आएगा लेकिन यहाँ पे काम आ गया ना, ऐसे ही। अब इसको तुम सॉल्व करो, देखो माइनस ये b होता है तो -b करोगी तो वो 4 आ जाएगा, प्लस माइनस √b² करो 16 माइनस 4ac, ठीक है। तो 16 और ये तो -16 अपॉन 2a कितना है 1, ठीक है। तो ये तो पूरा ही ये तो पूरा ही उड़ गया, ठीक है। अब क्या बचा 4 प्लस माइनस 0 हटाओ तो 4 और 2, तो इसको करोगे तो ये 2 आ जाएगा, देखो ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं 2, ये आ गया दूसरा वाला, ठीक है। अब इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0.6i कैप प्लस बीटा जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड वैल्यू ऑफ बीटा। अब ये कैसे होगा, इसको भी सॉल्व करके देख लेना, मैं एक बार करके बता रहा हूँ, ठीक है। उसने बोल रहा दो, उसने एक वेक्टर दिया है जो ए वेक्टर है वो है 0.6i कैप प्लस बीटा जे कैप, उसने ये बोल दिया है, ठीक है। उसने ये बोल दिया कि सॉरी ये थोड़ा सा स्क्रीन नीचे चली गई थी, ए वेक्टर जो है वो है 0.6i कैप प्लस बीटा जे कैप, उसने बोल दिया कि ये यूनिट वेक्टर है। तो मैंने क्या बताया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो बस इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो 0.6 का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही निकालते हैं और इसको 1 के इक्वल कर देना, तो 0.6 का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, तो वो तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये 0.6 का स्क्वायर करोगे तो 0.36 आ जाएगा, प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, अब 1 में से माइनस करोगे तो बीटा का स्क्वायर आ जाएगा 0.64, अब 64 देख लेना वो 8 का होता है तो बीटा आ जाएगा 0.8, ठीक है। ये समझना है, बीटा आ जाएगा 0.8। तो अब ये दो क्वेश्चन मैंने करके बता दिए, 3 आसान थे तो तुम खुद कर लेना, और यहाँ पे अपना ख़त्म होता है वेक्टर्स, ठीक है। अगले में अपन करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन। थैंक यू।